लेकिन शुरुआत करते हैं। आज हम अपने पहले विश्लेषण की शुरुआत इन दो तस्वीरों से करना चाहते हैं, जिनमें आपको भारत की राजनीति ब्लैक और व्हाइट में नजर आएगी। इनमें एक तस्वीर में हमारे देश के विपक्षी सांसद हैं जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत में चुनाव की चोरी हो रही है और इसी वजह से आज ये तमाम सांसद सड़कों पर भी उतरे। दूसरी तरफ कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. रजन्ना है, जिनसे आज इसलिए इस्तीफा लिया गया क्योंकि उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के लिए कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार को ही जिम्मेदार बताया था। तो एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी और दूसरी तरफ जब एक मंत्री अपनी अभिव्यक्ति की आजादी सामने रखे तो वो बंद कर दी जाती है, उसकी सीमा तय कर दी जाती है, क्योंकि आज रजन्ना को इस्तीफा देना पड़ा है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से। आज इन दोनों तस्वीरों को देखकर आपको यह तय करना है कि हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी का सही मतलब क्या है और हमारे नेता इसे लेकर इतने सेलेक्टिव क्यों हैं। पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पिछले साल जब इस सीट पर लोकसभा के चुनाव हुए तब इस वोटर लिस्ट में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स के नाम शामिल थे और इन्हीं वोटर्स की मदद से बीजेपी ने इस क्षेत्र के चुनाव को चोरी कर लिया और यहां से बीजेपी लोकसभा का चुनाव जीत गई। ये तमाम दावे राहुल गांधी ने किए। उनके इन आरोपों पर पूरे विपक्ष ने समर्थन दिया, कहा कि राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र को बचाने की असली लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जब कर्नाटक सरकार में सहकारिता मंत्री के.एन. रजन्ना ने यह कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ही जिम्मेदार है और कांग्रेस सरकार के ही शासन में यह वोटर लिस्ट तैयार हुई थी, तो इस पर विवाद खड़ा हो गया और फिर अभिव्यक्ति की आजादी पर ताला लगाने की तैयारी हो गई। बड़े बड़े नेता के.एन. रजन्ना से नाराज हो गए। आखिरकार आज उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सौंप दिया और इसके बाद यह चर्चा भी शुरू हो गई कि के.एन. रजन्ना ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बयान दिया, इसलिए कीमत चुकानी पड़ी। ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ के.एन. रजन्ना का नुकसान हुआ है, इससे कांग्रेस और राहुल गांधी का भी नुकसान हुआ है। आज हर कोई यही कह रहा है कि के.एन. रजन्ना के आरोप शायद सही थे, इसीलिए सरकार ने उनसे इस्तीफा ले लिया। हालांकि यहां बड़ी बात यह है कि वोटर लिस्ट को तैयार करने में सरकार की सीधे रूप से कोई भूमिका होती नहीं है। सरकार का काम सिर्फ इतना होता है कि वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी को चुनती है और इसके बाद जब ये अधिकारी वोटर लिस्ट का नया ड्राफ्ट तैयार करते हैं तो ये काम बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ का होता है और ये बीएलओ भी राज्य सरकार के ही कर्मचारी होते हैं, जैसे टीचर हो, पंचायत जो सरकारी टीचर्स हैं, पंचायत सचिव, पटवारी, ऐसे कर्मचारी। वोटर लिस्ट का फाइनल ड्राफ्ट जारी होने से पहले भी वोटर्स की सही पहचान के लिए सरकारी कर्मचारियों की मदद ली जाती है और ये सारा काम उन चुनाव अधिकारियों की देखरेख में होता है जिन्हें राज्य सरकार ने चुनने में चुनाव आयोग की मदद की होती है और जिन्हें राज्यपाल ने नियुक्त किया होता है। यानी राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि उन्हें कर्नाटक की एक लोकसभा सीट पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी मिली है तो यहां इस हिसाब से राज्य की कांग्रेस सरकार पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। हालांकि वोटर लिस्ट तैयार करने में राज्य सरकार की कितनी भूमिका होती है यह हमने आपको बता दिया, सीधी भूमिका नहीं होती है। के.एन. रजन्ना ने राहुल गांधी के आरोपों पर जितनी भी बातें कही उन्हें लेकर सवाल उठाया जाता है, लेकिन यहां आपको यह भी देखना होगा कि पिछले कुछ समय से के.एन. रजन्ना कर्नाटक में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने का संकेत दे रहे थे और पार्टी में उन्हें लेकर सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। यानी हो सकता है कि पार्टी पर दबाव बनाने के लिए के.एन. रजन्ना ने राहुल गांधी के आरोपों पर अपनी ही सरकार को घेरा, इसके बाद उनका इस्तीफा हुआ। हालांकि इस सब के बाद भी इससे यह साबित नहीं होता कि उन्होंने जो सवाल उठाए वो गलत थे। राजनीति में इस तरह की घटनाओं के लिए खास शब्दों का इस्तेमाल होता है, जो शब्द है ऑडियो मास्किंग। इसका मतलब होता है कि अनचाही आवाजों को किसी दूसरी आवाज से दबा दें। उदाहरण के लिए के.एन. रजन्ना की आवाज विपक्ष के मुद्दे को कमजोर कर रही थी, इसीलिए विपक्ष ने यहां ऑडियो मास्किंग से इस आवाज को अपनी आवाज से दबा दिया। आज विपक्षी दलों के लगभग सभी सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग तक पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया और यह कहा कि वो चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। कांग्रेस का यह भी कहना था कि राहुल गांधी ने 7 अगस्त को फर्जी वोटर्स के मुद्दे पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसी तरह का प्रेजेंटेशन वो चुनाव आयोग को भी देने के लिए तैयार है। लेकिन जिस वक्त ये पैदल मार्च शुरू हुआ उस दौरान दिल्ली पुलिस की सख्ती से हंगामा खड़ा हो गया। दिल्ली पुलिस का कहना था कि विपक्षी दलों ने इस विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं ली थी। कैसे इजाजत दी जा सकती है और कैसे जाने दिया जा सकता है? आम दिल्ली वालों की भी जिंदगी है, सोमवार का दिन है, वो भी अपने दफ्तरों के लिए जा रहे हैं। ऐसे वक्त पर कैसे
सड़कों पर इस तरह का कोहराम मचाया जा सकता है। लेकिन विपक्ष का यह कहना था कि शांतिपूर्वक चुनाव आयोग के दफ्तर जाने के लिए इजाजत लेने की जरूरत क्या है। अब इस बात पर काफी विवाद हुआ। अखिलेश यादव ने तो बैरिकेड्स पर चढ़कर चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचने की कोशिश की, जिसके बाद उनकी इन तस्वीरों पर भी हंगामा खड़ा हो गया। उधर जाना यार। इस विरोध प्रदर्शन में कुछ सांसदों की तबीयत बिगड़ गई। इनमें मार्च के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा अचानक बेहोश हो गई, जबकि टीएमसी सांसद मिताली बाग, कांग्रेस सांसद संजना जाटव को भी प्रदर्शन के दौरान चक्कर आ गए और स्थिति यह हो गई कि उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। लेकिन क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। सच्चाई यह है कि गर्मी ज्यादा होने से इन सांसदों की तबीयत खराब हुई। काफी देर तक संसद भवन के आसपास अफरा तफरी मची रही। विपक्ष का आरोप है कि जब महुआ मोइत्रा की तबीयत बिगड़ी तब भी पुलिस ने उन्हें हिरासत में रखा। राहुल गांधी समेत कई नेता उनकी मदद कर रहे थे। जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं उसमें तो ऐसा लगता है महुआ मोइत्रा की तबीयत खराब है। उन्हें पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर एक बस में बिठा दिया था। लेकिन आज हमारे पास एक और वीडियो है, वो वीडियो देखिए, क्योंकि इसके बाद जब सारे लोग, सारे नेता जो उनकी मदद कर रहे थे वो बस से उतर गए और ये सभी अपनी जगह पर बैठ गए, तब का ये वीडियो है, जिसमें ये दिख रहा है कि जब महुआ मोइत्रा को चक्कर आ रहे थे तब वो बाहर किसी को फ्लाइंग किस का इशारा कर रही थी। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके आगे वाली सीट पर बैठी टीएमसी सांसद सागरिका घोष उनका वीडियो बना रही हैं, तो फिर से गंभीर हो गई और इस बार उन्हें देखकर ऐसा लगने लगा कि वाकई में उन्हें चक्कर आ रहे हैं। आप खुद इस वीडियो को देखिए। महुआ मोइत्रा का ये वीडियो सागरिका घोष ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और हमने आपको वही दिखाया जो इस वीडियो में दिख रहा है। यहां जरूरी बात यह है कि चुनाव आयोग ने विपक्ष के 30 सांसदों के साथ बैठक करने पर सहमति जताई थी, लेकिन विपक्ष के 300 से ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा के सांसद सड़कों पर चुनाव आयोग की घेराबंदी करने पहुंच गए। इनमें कुछ सांसदों को तो इतनी गर्मी लग रही थी कि वो प्रदर्शन के दौरान अपनी गाड़ियों में, एसी गाड़ियों में जाकर बैठ गए थे। जरा देखिए, हमारे रिपोर्टर वहां पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर जो है पीछे सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। राजेश शुक्ला जो हैं वो गाड़ी में यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और उन्हीं के साथ साथ जो दूसरी सांसद है रेणुका चौधरी कांग्रेस की, वो भी इस वक्त गाड़ी में यहाँ पर बैठी हुई नजर आ रही है, क्योंकि गर्मी लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है, उमस है और इसीलिए कुछ सांसदों ने गाड़ी में बैठने का फैसला जो है वो किया। एक बात सच है और साफ है कि हम इन तस्वीरों को दिखाकर कुछ भी साबित नहीं करना चाहते हैं। जो कुछ हुआ है, हम तो बस इस विरोध प्रदर्शन को आप तक रिपोर्ट कर रहे हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि आज हमारे देश के विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन में क्या क्या हुआ। आप इस पर हमारी ये पूरी रिपोर्ट भी जरा देखिए। उधर जाना यार। ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। खरगे जी बोल रहे हैं कि सारा अपोजिशन मेंबर जो वीआईपी है, तो 150 लोग क्या इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन कमिश्नर का रूम में है, 150 लोग घुसेंगे क्या? ये कैसे बातें करते हैं? बार बार हारते हैं, वोट नहीं मिलता, उसी की खींच है। हम लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार सुनना ही नहीं चाहती है, सरकार सुनना ही नहीं चाहती। आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे, ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। देश की जनता समझदार है और देश की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब फिर एक बार बिहार के चुनाव में देगी। ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है।
इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। दुष्यंत कुमार जी ने लिखा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या हमारा विपक्ष भी इस हंगामे के साथ सूरत को बदल पा रहा है? मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहती हूं। साल 2014 से 2025 के बीच लोकसभा की कुल 1450 घंटे की कार्यवाही हंगामे, वॉकआउट, नारेबाजी की भेंट चढ़ गई। 1450 घंटे। मंडे मॉर्निंग जब आप अपने दफ्तर पहुंचते हैं तो आपको क्या दिखता है? सब काम कर रहे लोग और आप भी अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन हमारे सांसद जब लोकसभा या राज्यसभा में पहुंचते हैं तो वहां की तस्वीर अलग होती है। हंगामे वाली, वेल में चिल्लाने वाली, सही मुद्दों को नहीं उठाने वाली, प्रश्नकाल नहीं चलने देने वाली, सांसद अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी के सवाल नहीं उठा सकते हैं। लोकसभा की कार्रवाई का कुल 32% समय इस हंगामे में बर्बाद होता है, जो यूपीए की सरकार के मुकाबले 5% ज्यादा है। सोचिए, मौजूदा विपक्ष कहता है कि उसकी आवाज को दबाया जाता है। आंकड़े कहते हैं कि लोकसभा में सबसे ज्यादा आक्रामक आज का विपक्ष है, जिसके हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही बार बार स्थगित होती है। अब दोपहर 2 बजे तक के लिए, अब कल सुबह 11 बजे तक के लिए, अब शाम के 3 बजे तक के लिए। यहां सिर्फ समय की बर्बादी नहीं हो रही है, बल्कि आम जनता के, आपके, हमारे टैक्स के पैसों की भी बर्बादी हो रही है। पिछले 11 सालों में लोकसभा की कुल 1450 घंटे की कार्यवाही बर्बाद होने में 2175 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और यहां बात सिर्फ इस नुकसान की नहीं है, मुद्दे की बात यह है कि पहले लोकसभा के कुछ सत्र में ईवीएम को लेकर हंगामा हुआ, अब ईवीएम की जगह वोटर लिस्ट के जरिए चुनाव को चुराने का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? ईवीएम के मामले में क्या हुआ आप देखिए खुद। इनमें भी जब ईवीएम को लेकर आरोप लगे थे तब भी विपक्ष दावे के साथ कहता था कि ईवीएम में कुछ सेटिंग हुई है। ये राजनीति किस तरह चलती है, मैं आपको उसका एक उदाहरण देती हूं। पिछले साल जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे, जब 10 सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया गया था, यह मुद्दा विपक्ष ने पूरे देश में उठाया। ईवीएम को लेकर खूब राजनीति हुई, संसद में हंगामा हुआ। इसके बाद चुनाव आयोग ने इस मामले की जांच की और ईवीएम में दर्ज हुए वोटों का वीवीपैट की पर्चियों से मिलान किया गया। और जब यह मिलान हुआ, एक ईवीएम और उसमें डाला हुआ वोट सही निकले। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो नेता ईवीएम में सेटिंग होने का आरोप लगा रहे थे, उन्होंने पिछले हफ्ते आई इस खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सब ने चुप्पी साध ली। और अब विपक्ष ने ईवीएम को भुला दिया है। अब उसका कहना क्या है? उसका कहना कि असली चोरी तो वोटर लिस्ट में हो रही है। आप खुद देख रहे हैं, आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं इन दावों का ब्लैक एंड व्हाइट में क्या दिख रहा है। वो यही दिख रहा है कि 10 सीटों पर आपने दावा किया था और जब वीवीपैट पर्चियों से मिलान किया गया वोटों का, तो वो सभी सही निकले। अब राहुल गांधी का आरोप है कि वोटर लिस्ट में कई गड़बड़ियां हैं और इसमें ऐसे कई फर्जी वोटर्स के नाम हैं जिनकी मदद से बीजेपी चुनाव में धांधली करके जीत जाती है। वो ये भी कहते हैं कि जिन सीटों पर बीजेपी का जीतना मुश्किल होता है, वहां हजारों लाखों में फर्जी वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में डाला जाता है। ये ऐसे वोटर होते हैं जिन्होंने एक से ज्यादा जगहों पर वोटर आईडी कार्ड बनवाए हैं, या जिनका पता गलत होता है, या जिनके वोटर आईडी कार्ड पर फोटो नहीं होती, या जिनमें से उससे ज्यादा वोटर आईडी कार्ड पर एक ही व्यक्ति की फोटो होती है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने अभी सिर्फ कर्नाटक की एक लोकसभा सीट की वोटर लिस्ट की जांच करवाई, उसमें 1 लाख से ज्यादा वोटर फर्जी निकले। लेकिन हो सकता है कि ये गड़बड़ियां पूरे देश की वोटर लिस्ट में फैली हो, ऐसी आशंका राहुल गांधी जाहिर करते हैं। अब राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो गंभीर है, लेकिन इनमें एक गैप भी है जो दूर से देखने पर नजर नहीं आता, लेकिन पास से इसे देखा जाए तो खामियां दिखती हैं। जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर्स मिले हैं, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता है कि इन सारे फर्जी वोटर्स के नाम से चुनाव में वोट डाले गए। दूसरा, ये वोटर लिस्ट चुनाव से पहले ही जारी हो जाती है और हर राजनीतिक पार्टी के लिए उपलब्ध रहती है। हर पार्टी को प्रॉपर लिस्ट मिलती है वोटर्स की। अगर किसी क्षेत्र में, या जो आप अब जांच करें, अगर किसी क्षेत्र में सीट की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, एक ही नाम अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं, एक ही एड्रेस पर कई नाम है, तो सवाल यह है कि कांग्रेस ने इस वोटर लिस्ट की चुनाव से पहले जांच क्यों नहीं कराई? उनके जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं वो क्यों नहीं इस बारे में कुछ भी करते हैं? तीसरा, यह भी मुमकिन है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन 99 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते, वहां भी ऐसे डुप्लीकेट वोटर्स या क्लस्टर वोटर्स हो सकते हैं।
और अगर ऐसा होता है तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि इन सीटों पर कांग्रेस या किसी और दल ने चुनाव चुराए हैं? असल में ये पूरा मुद्दा वोटर लिस्ट को सुधारने का है। हमारे देश में शुरुआत से ही ये समस्या रही है कि लोग कई बार एक से ज्यादा जगहों पर अपना वोट बनवा लेते हैं, या जो वोटर मर चुके हैं उनका नाम भी वोटर लिस्ट में मौजूद रहता है, या बिना फोटो के वोटर आईडी कार्ड बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चुनाव आयोग के पास इस काम के लिए अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है। वो हर राज्य के बीएलओ पर निर्भर करती है, और कुछ जगहों पर वोटर रिवीजन के काम में इतनी लापरवाही होती है कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण नहीं हो पाता। इसके अलावा जब चुनाव आयोग बिहार जैसे राज्यों में वोटर लिस्ट की गंभीरता से जांच करता है तो इस पर राजनीति होने लगती है, मुद्दे को पूरी तरह से घुमा दिया जाता है। आज भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बेंगलुरु के साथ महाराष्ट्र, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी हुई और इन राज्यों के नतीजे सही नहीं थे। लेकिन जब इन्हीं दावों को लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा के चुनाव आयोग राहुल गांधी से शपथ पत्र जमा करने के लिए कह रहे हैं तो वो ऐसा नहीं कर रहे। नियम यही है कि अगर आप उस इलाके के वोटर हैं और आप शिकायत कर रहे हैं तो आप सीधे अपनी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरी जगह वोट डालते हैं लेकिन दूसरे इलाके की शिकायत कर रहे हैं तो आपको शपथ पत्र देना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी तैयार नहीं है। इससे ये सवाल खड़ा होता है कि अगर राहुल गांधी के आरोपों में सच्चाई है तो वो शपथ पत्र देकर अपना आरोपों की खुद जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं। अगर आप इस मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो इसका विश्लेषण इन 4 बातों में छिपा है। पहली बात, विपक्ष ये बताना चाहता है कि भारत में चुनाव ईमानदारी से नहीं हो रहे, और जब विपक्ष ये दावा करता है तो इससे जनता के बीच ये संदेश जाता है कि अगर चुनाव आयोग में सुधार नहीं हुआ तो इस देश में सरकार कभी नहीं बदलेगी। हालांकि यहाँ एक सवाल यह है कि अगर वाकई में सरकार चुनाव आयोग की मदद से चुनाव को चुरा रही है तो ऐसा कैसे हुआ कि बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में 303 सीट से 240 सीटों पर आ गई, और वो अपने सबसे कम भरोसे वाले गठबंधन के साथियों के सहारे सरकार बनाने में कामयाब रही है। नीतीश कुमार का ठिकाना नहीं रहता, उधर चंद्रबाबू नायडू भी पहले धोखा दे चुके हैं। ऐसी 2 पार्टियों के भरोसे इस वक्त सरकार चल रही है। दूसरा, अगर चुनावों को चुराना इतना ही आसान होता तो क्या हिमाचल प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस से सिर्फ 37,974 वोटों से चुनाव हारती? और क्या वो इन चुनावों को चुराकर अयोध्या की लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं जीत जाती? उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन सोचिए अगर चुनाव वाकई में चोरी हो रहे होते तो ऐसा होता। ये तमाम बातें इशारा करती हैं कि लोकतंत्र में हमें अपने संस्था पर, अपनी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर भरोसा रखना पड़ेगा। तीसरा बड़ा सवाल यह है कि अगर विपक्ष की चिंताओं को लेकर चुनाव आयोग पूरे देश में वोटर लिस्ट का रिवीजन करता है, सही वोटर्स की पहचान के लिए अभियान चलाया जाता है, तो क्या तब इस मुद्दे पर विपक्ष चुनाव आयोग का समर्थन करेगा, या तब यह कहा जाएगा कि सरकार कुछ खास वर्ग और धर्म के वोटर्स का नाम काटने के लिए रिवीजन करा रही है? हकीकत यह है कि विपक्ष जब तक चुनाव आयोग को बीजेपी का आयोग मानेगा तब तक उसे चुनाव की किसी भी प्रक्रिया पर विश्वास नहीं होगा। जब वो जीतेंगे तो चुप रह जाएंगे, जब वो हारेंगे तो फिर वो बौखलाने लगेंगे। और आखिरी बात, पश्चिमी देशों में हर वोटर की यह जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बारे में सही जानकारी दे, सच्ची जानकारी दे। अगर कोई वोटर झूठा हलफनामा देता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है, जेल भी भेजा जा सकता है। लेकिन हमारे देश में डुप्लीकेट, क्लस्टर मतदाताओं की समस्या तब से है जब से पहले लोकसभा चुनाव हुए। इसीलिए हमें सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, लेकिन साथ ही चुनाव आयोग पर भरोसा भी दिखाना ही होगा। पहले इन्होंने ईवीएम को मुद्दा बनाया था, फिर राफेल पे झूठ बोले, फिर सीमा के ऊपर चाइना के साथ हमारी डिस्प्यूट को चाइना के साथ दिए, भारत की सेना को, भारत की संप्रभुता को इन्होंने प्रश्न उठाया। एक वैचारिक दिशाहीनता की और दुविधा की समूह कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, विचार करने के लिए तैयार नहीं है इलेक्शन कमीशन, एफिडेविट मांग रहा है। किसके दबाव में है इलेक्शन कमीशन सबको मालूम। तो हमारे सामने गांधी जी का दूसरा रास्ता, हम जैसे उन्होंने दांडी मार्च किया था आजादी के लिए, हम लोकतंत्र बचाने के लिए। मांग है कि वोटों की चोरी और लोकतंत्र की हत्या बंद हो और एसआईआर वापस ली जाए। बहुत ही गंभीर आरोप है, इनको बहुत संवेदनशीलता से लेकर इन पर वापस लिए जाने चाहिए। क्या कन्वे करना चाह रहे हैं? ये देखिए, यही कन्वे कर रहे हैं, चोरी बंद करो,
चाहते हैं कि चुनाव संविधान का दिया हुआ हक को छीना जा रहा है। ये कोई मेहरबानी या इनकी जायदाद का हिस्सा कुछ नहीं दे रहे हमें, तो इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं। बुजदिल, कायर, निकम्मा सरकार पुलिस के फौज को रख के हमें डरा रहे हैं। एक सशक्त लोकतंत्र में इलेक्शन। तो विपक्ष का पूरा विरोध आपने देख लिया। ईमानदारी से कितने लोग चाहते हैं कि वाकई शुद्धिकरण इलेक्टोरल रोल का हो, इस पर नजर रहेगी, क्योंकि बिहार में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में होने वाला है, असम में होने वाला है, पूरे देश में होता है। देखते हैं विपक्ष जो कह रहा है कि प्योर होना चाहिए इलेक्टोरल रोल, वो उस रिविजन में कितना साथ देता है।